हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो ड्रामा पढ़ने जा रहे हैं वो लिखा है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। यह कहानी है युद्ध और प्रेम की। यह कहानी है झूठे आदर्शों और सच्ची भावनाओं की। सन 1885 बुल्गारिया का युद्ध, जहां गोलियों की आवाज़ से ज़मीन कांप रही थी। वही एक लड़की रैना अपने ही ख्वाबों की दुनिया में अपने मंगेतर की वीरता की कल्पना कर रही थी। लेकिन अचानक एक अजनबी उसकी ज़िंदगी में दाखिल होता है और वह कोई चमकदार हीरो नहीं था, बल्कि एक थका हारा सैनिक था जिसकी बंदूकें खाली थी, लेकिन जिसकी जेब में थी बहुत सारी चॉकलेट। और यहीं से शुरू होती है आर्म्स एंड द मैन, जहाँ रोमांस का पर्दा फटता है और युद्ध की सच्चाई सामने आती है और एक नया हीरो जन्म लेता है, द चॉकलेट क्रीम सोल्जर। सो लेट्स स्टार्ट आवर ड्रामा। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं 1885 में बुल्गारिया के एक छोटे से कस्बे के एक घर के एक कमरे में। कमरा जो है ये आधा बुल्गारिया ढंग का है और आधा सस्ता वियना शैली का है। साधारण से फर्नीचर हैं, लेकिन साथ ही कुछ तुर्की की सजावट भी लगी हुई है। और दीवार पर एक तस्वीर टंगी है जिसमें एक सुंदर जवान सेना की वर्दी पहने हैं। उसके चेहरे पर गरिमा है और उसकी नज़रें बहुत ही आकर्षक है। वहीं बालकनी में एक सुंदर युवती खड़ी है जिसका नाम रैना है और वह आसमान की ओर देख रही है, मानो उसकी सुंदरता का आनंद ले रही हो। और यही हमारे इस ड्रामा की प्रोटोगोनिस्ट है। तभी उसकी माँ आती है, कैथरीन पेटकॉफ। कैथरीन जो है ये हमेशा अपने आप को वियना की महिला दिखाना चाहती है और इसीलिए हर समय फैशनेबल टी गाउन पहनती रहती है। कैथरीन रैना को डांटती है कि तुम इतनी देर रात तक क्यों जाग रही हो, बिस्तर से बाहर क्यों हो। तो रैना कहती है कि मैं खुद को रोक नहीं पाई क्योंकि आज रात तारे बहुत सुंदर लग रहे हैं। फिर कैथरीन रैना को एक लड़ाई के बारे में बताती है कि आज एक लड़ाई हुई थी और ये लड़ाई सर्जियस ने जीत ली है। सर्जियस रैना का फियांसे है और जब रैना को इस बात का पता चलता है तो वो बहुत खुश होती है। सर्जियस बुल्गारियन आर्मी में एक सैनिक था और बुल्गारिया की जो युद्ध हो रहा था वो हो रहा था रशियन और सर्बियन से। जो सर्बियन के आर्मी थी और रशियन की आर्मी थी, वो दोनों जो है बुल्गारियन आर्मी से लड़ रही थी। तो कैथरीन बताती है कि सर्जियस ने बुल्गारियन ऑफिसरों के आदेशों के खिलाफ जाकर रशियन और सर्बियन आर्मी पर एक बड़ी घुड़सवार सेना से हमला कर दिया और इस हमले की वजह से बुल्गारियन को शानदार जीत मिली। रैना बहुत खुश होती है इस बात को सुनकर। तभी वहाँ लूका आ जाती है। लूका एक जवान और बहुत ही सुंदर नौकरानी है। वो साफ तौर पर निडर लेकिन थोड़ी सी उद्दंड है। वो भी उत्साहित रहती है, लेकिन वो कैथरीन और रैना की तरह सपनों में नहीं खोई रहती। वह बताती है कि जल्दी ही सड़कों पर गोलाबारी होगी क्योंकि सर्बियन सेना पीछे हट रही है और इसीलिए घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दिए जाएं। रैना को दुख होता है कि बुल्गारियन सैनिक यानी कि उसके अपने लोग भाग रहे दुश्मनों को बेरहमी से क्यों मार रहे हैं, लेकिन कैथरीन उसकी बात नहीं सुनती और नीचे जाकर घर को सुरक्षित करने लगती है। जाते जाते वह रैना से कहती है कि अपने कमरे की खिड़कियां बंद कर देना, लेकिन रैना का मन खिड़कियां बंद करने का नहीं है। तो लूका कहती है कि खिड़की की कुंडी तो वैसे भी टूटी हुई है और खिड़की बंद हो ही नहीं सकती, कोई भी चाहे तो उन्हें आसानी से खोल सकता है। लेकिन रैना लूका को डांटती है, कहती है कि तुम कैथरीन के नियम तोड़ रही हो। लूका गुस्से और निडर अंदाज में बाहर चली जाती है। अब रैना सर्जियस की तस्वीर से बातें करती है। वह कहती है कि मैं तुम्हारे लायक बनने में कोई कमी नहीं रखूंगी और वो उसे अपना सोल हीरो भी कहती है। तभी बाहर से गोलियों की आवाज़ें आती है। रैना अपने कान बंद कर लेती है, बत्ती बुझा देती है और अपने बिस्तर में छिप जाती है। तभी खिड़की खुलने और बंद होने की आवाज़ आती है और कोई आदमी रैना के कमरे में घुसता है। वह आदमी माचिस जलाता है। रैना घबरा कर पूछती है, कौन है वहाँ। आदमी धमकी देता है, अगर तुम चुप नहीं रही तो मैं तुम्हें नुकसान पहुँचा दूंगा। रैना मोमबत्ती जलाती है, देखती है कि वह आदमी तो बहुत बुरी हालत में है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, दुबला पतला सा बिखरे बाल। वह अपनी सर्बियन सैनिक वाली वर्दी दिखाकर कहता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे तुरंत मार दिया जाएगा। क्या तुम मेरी स्थिति को समझ रही हो। तो रैना उस पर व्यंग करते हुए कहती है कि हाँ हाँ, मुझे समझ रही हूँ। मैंने सुना था कि कुछ सैनिक मौत से डरते हैं। तो वह आदमी थोड़ा सा गंभीर हो जाता है, लेकिन फिर हंसी मजाक के अंदाज में कहता है कि हर सैनिक मौत से डरता है। फिर वह रैना को चेतावनी देता है कि शोर मत मचाना। तो रैना पूछती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मुझे मौत से डर लगता है। तो आदमी कहता है कि हो सकता है तुम्हें मौत से डर ना हो, लेकिन तुम्हें जरूर डर लगेगा अगर घुड़सवार सैनिकों का झुंड तुम्हें रात के कपड़ों में देख ले। और यह कहकर वह पास में रखे उसके ओटोमन से उसका जो ओढ़ने का कोट होता है, जो उसने नाइट गाउन पहना था तो उसके ऊपर जो वो कोट पहनती उसको उठा लेता है और वो कहता है कि तो बंदूक से ज़्यादा काम की चीज़ है। रैना उसे कहती है कि तुम सज्जन व्यक्ति नहीं हो। तभी रैना के कमरे के बाहर कुछ कदमों की आहट होती है।
तो वह आदमी डर जाता है और रैना को उसका कोट वापस करते हुए कहता है कि बस अब मेरा आखिरी समय आ गया है, तुम नज़रें फेर लेना, बस कुछ ही समय लगेगा और मेरा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन रैना को उस पर तरस आता है, वह उसको पर्दे के पीछे छुपा देती है। आदमी कहता है कि अगर तुम समझदारी से काम लोगी तो शायद मेरी जान बच जाए, क्योंकि 10 में से 9 सैनिक तो मूर्ख होते हैं। तभी वहाँ लूका आती है और बताती है कि पड़ोसियों ने देखा है कोई आदमी पानी की पाइप पकड़कर तुम्हारे कमरे में चढ़ा है। तो रैना कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे कमरे में कोई नहीं है। तभी कैथरीन और एक रशियन ऑफिसर कमरे में आता है। वो बालकनी की तलाशी लेता है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। रैना पर्दे के सामने खड़ी रहती है। फिर कैथरीन और वह रशियन ऑफिसर तो चले जाते हैं, लेकिन लूका वहीं कमरे में रह जाती है। वो कुछ देख रही थी। रैना उसे डांटती है कि जाओ यहाँ से, लेकिन लूका पहले ओटोमन फिर पर्दे की ओर देखती है और फिर हंसते हुए बाहर निकल जाती है, मानो लूका समझ गई हो कि वहाँ पर कोई है। रैना को उसकी हरकत से बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में दरवाज़ा ज़ोर से बंद करती है। आदमी फिर बाहर आता है और रैना का शुक्रिया अदा करता है। फिर वह अपने बारे में बताता है कि मैं एक स्विस हूँ, मैं एक पेशेवर सैनिक हूँ, मतलब जो पैसों के लिए युद्ध लड़ता है। और मेरी सर्बियन सेना से कोई वफादारी नहीं है, मैं कोई सर्बियन सैनिक नहीं हूँ, मैं देशभक्ति के लिए नहीं लड़ रहा था। और फिर वो रैना से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे थोड़ी देर और यहाँ पर बैठने दो, क्योंकि अगर मैं बाहर गया तो फिर मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। तभी रैना चौंक जाती है और ओटोमन की ओर इशारा करती है। ओटोमन पर जो है ना उसकी रिवॉल्वर, उस आदमी की रिवॉल्वर पूरे समय से पड़ी हुई थी। उसकी चीख से आदमी भी डर जाता है। रैना ताना मारते हुए कहती है कि तुम्हें अपनी रिवॉल्वर उठा लेनी चाहिए ताकि तुम खुद को बचा सको। ये रिवॉल्वर जो है ओटोमन पर पड़ी थी और शायद लूका ने इसको देखा था, तभी वो हंस रही थी। और जैसा कि इस आदमी ने कहा था कि 10 में से 9 सैनिक तो मूर्ख होते हैं, तो वो ऑफिसर जो आया था उसको ढूंढने, वो शायद उस रिवॉल्वर को नहीं देख पाया। तो जब रैना उसे कहती है ना कि तुम खुद को बचा सकते हो, इस रिवॉल्वर को उठा लो, तो वो आदमी कहता है कि मेरे पास तो गोलियां ही नहीं है, मैं इस बंदूक का क्या करूँगा। यह सुनते ही रैना को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मेरे पास तो गोलियों की जगह स्वीट्स हैं। फिर वो कहता है कि काश मेरे पास अभी भी कुछ चॉकलेट होती। तो रैना अलमारी से एक डब्बा निकालकर उसके सामने फेंक देती है। आदमी बहुत आभारी होता है और बताता है कि पुराने जो सैनिक हैं ना, वो हमेशा खाना पीने का सामान रखते हैं, लेकिन जो नौजवान हैं वो गोलियां रखते हैं। रैना कहती है कि मैं भले ही औरत हूँ, लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा बहादुर हूँ। आदमी कहता है कि हो सकता है तुमसे ज़्यादा बहादुर हो, क्योंकि तुम लगातार 3 दिन से गोलाबारी के बीच में नहीं रही हो। फिर वह कहता है कि अगर तुमने मुझे और ज़्यादा डांटा तो मैं रो पड़ूंगा। रैना उसकी इस कमजोरी से पिघल जाती है और माफ़ी मांग लेती है। फिर वह गर्व से कहती है कि बुल्गारियन सैनिक जो है वो उसके जैसे नहीं होते। तो वो आदमी कहता है कि दुनिया में बस 2 ही तरह के सैनिक होते हैं, नए और पुराने। चाहे वे कहीं के भी हो, असल में सब एक ही जैसे होते हैं। फिर वो कुछ हँसता है सोचकर और कहता है कि मुझे तो हँसी आ रही है कि बुल्गारियन सैनिक ने हमें हरा दिया, लेकिन असल में उनकी जीत तो बस एक इत्तेफाक थी, उनका लक थी। तो रैना उसे समझाने को कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे तो समझाओ सारी बात। तब वह आदमी बताता है कि एक घुड़सवार सेना ने हमारे ऊपर हमला किया और उसका जो लीडर था वो बहुत ही सुंदर और जवान सैनिक था, लेकिन वो जो है बहादुर अपने आप को दिखा रहा था, लेकिन उसकी जो बहादुरी थी वो बहुत ही बेवकूफ़ी भरी थी। इतनी बेवकूफ़ी भरी थी कि दुश्मन सैनिक उस पर हंस रहे थे। उन्हें साफ दिख रहा था कि ये हमला तो बिल्कुल बेकार और मूर्खता से भरा हुआ है। लेकिन तभी एक गड़बड़ हो गई। रशियन और सर्बियन सैनिकों के पास सही एनिमेशन नहीं था। इसी वजह से वो हमला जो असफल होना था, उसे बुल्गारियन सेना ने जीत लिया। आदमी कहता है कि उस घर जो वो घुड़सवार दस्ता था और जो उसका लीडर था, वो तो मानो आत्महत्या करने के लिए आए हों। फ़र्क सिर्फ इतना रहा कि उनकी पिस्तौल उनके ऊपर नहीं चली और वो बच गए। तो मान लो कोई व्यक्ति सुसाइड करने के लिए अपनी पिस्तौल अपने ही माथे पर लगा ले, लेकिन उसकी पिस्तौल ना चले और वो बच जाए, तो ये ही सिचुएशन जो है उनके साथ हुई। वो ये आदमी उस रैना को बताता है। ये सुनकर रैना का मन टूट जाता है। फिर वह आदमी को दीवार पर टंगी सर्जियस की तस्वीर दिखाती है, तो आदमी तुरंत पहचान लेता है कि ये तो वही लीडर था और वो अपनी हंसी को रोक नहीं पाता। रैना को गुस्सा आता है। रैना बोलती है कि ये मेरा फियांसे है और तुमने इसकी मजाक बनाई है, इसलिए तुम्हें तुरंत यहाँ से जाना होगा। लेकिन वह आदमी एकदम से रोने लगता है कि अगर मैं नीचे गया तो मैं मारा जाऊँगा। फिर रैना को उस पर दया आ जाती है और फिर वो कहती है कि तुम तो बिल्कुल चॉकलेट क्रीम सोल्जर हो, तुम्हें हिम्मत रखनी चाहिए। आदमी कहता है कि अब तो मैं थककर बिल्कुल चूर हो गया हूँ और मैं सिर्फ सोना चाहता हूँ, क्योंकि जब से मैंने युद्ध में कदम रखा है मुझे चैन की नींद नहीं मिली। लेकिन फिर वह मान लेता है कि मुझे जाना ही होगा, क्योंकि अगर मैं मर भी गया तो शायद मेरे लिए सबसे बड़ी आराम की नींद होगी। यह सुनकर रैना उसे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मत जाओ और मैं तुम्हारी जान बचाऊंगी। मैं पेटकोव परिवार की बेटी हूँ और हमारा नाम पूरे बुल्गारिया में बहुत सम्मान से लिया जाता है। अगर कोई हमारे यहाँ मेहमान बनकर आए तो हम उन्हें कोई नुकसान नहीं होने देते। फिर वो गर्व से अपने घर के बारे में भी बताती है कि हमारे घर में सीढ़ियाँ हैं, हमारे घर में लाइब्रेरी है। आदमी
मतलब उसकी बातें सुन रहा है, हालाँकि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो दिखाता है कि हाँ, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है इस चीज़ से, और लेकिन उसे पता चल रहा है उसके चेहरे से कि उसे रैना की बातें थोड़ी-सी बचकानी लग रही है। फिर आदमी रैना से कहता है कि ठीक है, मैं रुक जाऊँगा, लेकिन तुम्हें अपनी माँ को बताना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं छिपा हुआ मेहमान बनकर यहाँ रहूँ। तो रैना कहती है कि ठीक है, मैं अपनी माँ को बुलाकर ला रही हूँ। लेकिन रैना जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है, वह आदमी बिस्तर पर ही सो जाता है। रैना कैथरीन के साथ वापस आ जाती है। रैना देखती है उसको बिस्तर पर सोते हुए, और वो उसे जंगली कहती है। रैना अपनी माँ से कहती है कि तुम उसे जगाओ मत, क्योंकि वह बेचारा बहुत थक चुका है। और यहाँ पर पहला एक्ट खत्म होता है। सेकंड एक्ट स्टार्ट होता है। अब टाइम है मार्च 1886। पेटकोफ परिवार के घर का बगीचा। लूका और एक और उम्रदराज नौकर निकोला खड़े हैं। निकोला लूका को समझा रहा है कि तुम्हारे तौर तरीके सही नहीं है, तुम्हें अपना व्यवहार सुधारना होगा, नहीं तो कैथरीन तुम्हें नौकरी से निकाल देगी। लेकिन लूका कहती है कि मुझे परवाह नहीं है इस बात की। फिर निकोला कहता है कि अगर तुम परिवार के साथ अच्छे रिश्ते नहीं रखोगी तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं कर पाऊंगा। लूका उससे पूछती है कि तुम हमेशा परिवार का ही पक्ष क्यों लेते हो। निकोला कहता है कि क्योंकि मैं उस परिवार पर ही डिपेंड हूँ। लूका कहती है कि तुम्हारे अंदर जरा सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। फिर लूका कहती है कि मेरे पास पेटकोफ परिवार के कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें अगर मैं उजागर कर दूं तो उनका नाम मिट्टी में मिल जाएगा। निकोला कहता है कि मुझे तो तुमसे भी ज़्यादा राज पता है। अगर वे बाहर आ गए तो रैना और सर्जियस की शादी भी टूट जाएगी। यह सुनकर लूका हैरान हो जाती है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो निकोला कहता है कि तुम वो सब छोड़ो, तुम बस इस बात पर ध्यान दो कि तुम्हें एक बेहतर नौकर बनना है। तो लूका कहती है कि मुझे कोई नौकर नहीं बनना, तुम्हें नौकर बनना है, तुम हमेशा नौकर ही बनकर रहोगे। तभी गेट पर दस्तक होती है। पता चलता है कि मेजर पॉल पेटकोफ यानी कि रैना के पिता युद्ध से लौट आए हैं। मेजर पेटकोफ अंदर आते हैं। वो करीब 50 साल के हैं, हंसमुख हैं, लेकिन थोड़े ढीले ढाले व्यक्तित्व के हैं। लूका कैथरीन को बुला लाती है। कैथरीन पॉल को देखकर बहुत खुश होती है और ये जानकर प्रसन्न होती है कि खुद युद्ध जो है खत्म हो चुका है। पॉल और कैथरीन बातें करने लगते हैं। तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। इस बार सर्जियस आया है। निकोला उसे लेने जाता है। पॉल कैथरीन को बताता है कि सर्जियस को अब तक प्रमोशन नहीं मिला है, जब तक ये तय नहीं हो जाता कि बुल्गारिया को आगे कोई युद्ध नहीं लड़ना पड़ेगा। तभी वहाँ पर सर्जियस आता है। सर्जियस एक लंबा, रोमांटिक रूप से बहुत ही आकर्षक युवक है। कैथरीन उसे देखकर बहुत खुश होती है, हालांकि मेजर पेटकोफ ने प्रभावित नहीं होते। सर्जियस बताता है कि मैंने सेना से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि मैंने बुल्गारिया के लिए युद्ध जीता, लेकिन फिर भी मुझे प्रमोशन नहीं मिला। फिर वो रैना से मिलने की इच्छा जताता है। तभी रैना घर के कोने से बाहर आ जाती है। मेजर पेटकोफ कैथरीन से धीरे से कहता है कि रैना हमेशा सही समय पर आ जाती है। तो कैथरीन नाराज होकर कहती है कि दरअसल वह बातें सुनती रहती है कान लगाकर, और मुझे उसकी आदत बिल्कुल पसंद नहीं। फिर सर्जियस और पेटकोफ उस कहानी को याद करते हैं जिसमें एक स्विस सैनिक को कुछ बुल्गारियन महिलाओं ने छुपा लिया था और सुबह घर के मालिक का कोट पहनाकर उसे भागने में मदद की थी। अब रैना और कैथरीन इस कहानी को सुनकर अंदर से तो डर जाते हैं, लेकिन बाहर से ऐसा दिखावा करते हैं मानो उन्हें बहुत ही ज़्यादा मतलब शॉकिंग न्यूज़ उनको लगी हो। फिर कैथरीन बीच में ही बोल पड़ती है कि रैना और सर्जियस को अकेले समय देना चाहिए, और यह कहकर वह और मेजर पेटकोफ अंदर चले जाते हैं। अब सर्जियस और रैना एक दूसरे से रोमांटिक बातें करते हैं। सर्जियस कहता है कि मैंने जितने भी बहादुरी भरे काम किए हैं वो सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। वे आपस में बातें कर ही रही होते हैं कि लूका आ जाती है। तो रैना कहती है मैं अपनी टोपी लेने अंदर जा रही हूँ, फिर हम दोनों टहलने चलेंगे। जैसे ही रैना जाती है, सर्जियस का अंदाज तुरंत बदल जाता है। अब वह लूका को छेड़ने लगता है और लूका से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि प्यार क्या होता है। तो लूका कहती है कि मुझे नहीं पता। तो सर्जियस कहता है कि बहुत ही थका देने वाली चीज़ है। लूका उसे कॉफ़ी देने लगती है तो सर्जियस उसका हाथ पकड़ लेता है। लूका ऐसे नाटक करती है मानो वह अपना हाथ छुड़ाना चाह रही हो। फिर सर्जियस उसके पास जाकर उसके कंधे पकड़ लेता है और वह उसके पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। लूका उसे कहती है कि मुझे छोड़ दो। फिर लूका कहती है कि ठीक है, हम कहीं और चलें ताकि हमें कोई देख ना सके, क्योंकि हो सकता है रैना खिड़की से हमें देख रही हो। सर्जियस लूका की बात मान लेता है, लेकिन वह उसे किस करने की कोशिश करता है। लेकिन लूका कह देती है कि मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए, क्योंकि तुम रैना के पीछे छुपकर मुझसे प्रेम कर रहे हो, जैसा रैना भी तुमसे पीछे किसी और से। तो यह सुनकर सर्जियस बड़ा ही शौक उसे लगता है और वो कहता है कि तुम क्या कह रही हो, साफ साफ मुझे बताओ। तो लूका कहते हैं कि मुझे नहीं पता, बस मैंने तो उसकी आवाज़ सुनी थी। रैना के कमरे के दरवाजे में कोई था, और अगर वह आदमी लौट कर आया तो रैना निश्चित ही उसे शादी करेगी। इस बात को सुनकर सर्जियस को गुस्सा आता है और वह लूका का हाथ कसकर पकड़ लेता है। लूका कहती है कि तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो, लेकिन सर्जियस कहता है कि मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। तुम तो नौकर हो और तुम नौकर ही रहोगे। फिर वह उसका हाथ छोड़ देता है।
लूका के हाथ पर नीले निशान पड़ जाते हैं। लूका कहती है कि मैं रैना से 6 गुना अधिक कीमती हूँ। रैना तो झूठी और कपटी है। सर्जियस को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, वह माफ़ी मांगता है, लेकिन लूका कहती है कि अगर तुम सच में पछता रहे हो तो फिर मेरे हाथों को किस करो। लेकिन सर्जियस घमंड से इनकार कर देता है। इसी बीच रैना बाहर आ जाती है, लूका वहाँ से चली जाती है। रैना मजाक में सर्जियस से पूछती है कि क्या तुम लूका से फ्लर्ट कर रहे थे? तो सर्जियस कहता है कि तुम क्या बातें सोचती रहती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वे दोनों टहलने निकलने ही वाले होते हैं कि कैथरीन आती है और कहती है कि मेजर पेटकॉफ ने तुम्हें बुलाया है। सर्जियस वहाँ से चला जाता है। अब अकेले में कैथरीन रैना से कहती है कि वो स्विस सैनिक कितना बदतमीज़ है और उसने हमारी मेहमान नवाजी की कहानी हर जगह फैला दी। अगर ये बात बाहर निकल आई तो तुम्हारी और सर्जियस की शादी टूट जाएगी। तो रैना कहती है कि तुम ही क्यों नहीं सर्जियस से शादी कर लेती, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मुझसे ज़्यादा लगाव रखती हो और वैसे भी मुझे परवाह नहीं है अगर चॉकलेट क्रीम सोल्जर के बारे में पता भी चल जाए। इतना कहकर वह वापस घर के अंदर चली जाती है। तभी लूका बगीचे में आकर कैथरीन को बताती है कि एक सर्बियन ऑफिसर तुमसे मिलने आया है और घर की मालकिन को बुला रहा है। कैथरीन को तो याद नहीं रहता, लेकिन फिर लूका बताती है कि उसका नाम कैप्टन ब्लंशली है और वह स्विस है। तो यह सुनकर कैथरीन चौंक जाती है और उसे जल्दी से बगीचे में लाने को कहती है और वो ये भी कहती है कि ध्यान रहे कि मेजर पेटकॉफ या सर्जियस इसको ना देख ले। कैप्टन ब्लंशली आते हैं। कैप्टन ब्लंशली वही इंसान है जिसको उन्होंने उस दिन रात को छुपाया था और वो कैथरीन उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम बड़ी मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हो और बुल्गारियन अब भी सर्बियनों से नफरत करते हैं। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो हम बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। तो ब्लंशली माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं तो सिर्फ ये कोट लौटाने आया था जो तुमने मुझे उधार दिया था। कैथरीन कहती है कि ठीक है, मैं कोट ले लूँगी और तुम्हारा बैग तुम्हें वापस भिजवा दूँगी। और वह उसे जल्दी से बगीचे के बाहर कर ही रही होती है कि पेटकॉफ वहाँ पर आ जाते हैं और पेटकॉफ ब्लंशली का नाम लेकर उससे हाथ मिलाते हैं। पेटकॉफ ब्लंशली को जानते थे। कैथरीन तो घबरा जाती है, लेकिन पेटकॉफ कैथरीन की ओर ध्यान नहीं देते। फिर सर्जियस भी वहाँ आ जाता है और पेटकॉफ मुस्कुराते हुए समझाते हैं कि शायद नौकरों ने गलती से ब्लंशली को लाइब्रेरी की जगह बगीचे में पहुँचा दिया। वे यह भी बताते हैं कि वह और सर्जियस अभी सैनिकों को दूर दराज इलाकों से वापस लाने की योजना बना रहे थे। तो ब्लंशली कहता है कि शायद मैं इसमें मदद कर सकता हूँ। तो सर्जियस कहते हैं कि ठीक है, फिर अंदर चलो। तभी वहाँ रैना आती है और जैसे ही रैना ब्लंशली को देखती है तो वो चीख उठती है, द चॉकलेट क्रीम सोल्जर। लेकिन फिर वह खुद को संभालती है और कहती है कि मैंने एक चॉकलेट क्रीम सोल्जर बनाया था जिसे निकोला ने गलती से तोड़ दिया। उधर पेटकॉफ फिर निकोला को बुलाकर उसे डांटता है। हालांकि पता है कि निकोला पूरी तरह निर्दोष है, लेकिन निकोला भी चुपचाप डांट सह लेता है। निकोला इनका एक बहुत ही वफादार नौकर था, उसे सब पता था, लेकिन वो फिर भी चुप रहता था। फिर ब्लंशली अंदर जाता है। कैथरीन वहीं खड़ी रह जाती है और वो बहुत ही निराश दिखाई देती है और बहुत ही वो उसे डर लग रहा होता है कि कहीं ये सच्चाई खुल ना जाए। और यहाँ पर सेकंड एक्ट खत्म होता है। अब थर्ड एक्ट शुरू होता है। थर्ड एक्ट लाइब्रेरी में होता है। वहाँ पर किताबें कम हैं, साज सज्जा भी उतनी भव्य नहीं है। ब्लंशली मेज पर झुके हुए कुछ काम कर रहा है। सर्जियस पास में बैठा उसे देख रहा है। उधर मेजर पेटकॉफ भी आराम से ओटोमन पर बैठे हुए अखबार पढ़ रहे हैं। रैना भी वहीं खिड़की के पास दीवान पर बैठी है और बाहर देख रही है। पेटकॉफ ब्लंशली से पूछता है कि क्या तुम्हें मदद की जरूरत है, लेकिन ब्लंशली बिना लिखना रोके कहता है कि नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। सर्जियस को यहाँ ब्लंशली से थोड़ी सी ईर्ष्या भी होने लगती है कि वो कोई बड़ा सचिव हो, ऐसे काम कर रहा है और हमें तो सिर्फ दस्तखत करने हैं। तभी पेटकॉफ कैथरीन से कहता है कि मेरा पुराना कोट ले आए। अब वो उसी कोट की बात कर रहा है जो कि ब्लंशली अभी अभी लेकर आया था और वो कहता है कि कोट अलमारी में नहीं होगा। तो कैथरीन कहती है कि अरे नहीं, कोट तो अलमारी में ही है और फिर वो निकोला को उसे लेने भेजती है। जबकि कोट कहाँ था? ब्लंशली के बैग में, और निकोला को भी पता था। निकोला उस कोट को वहीं से लेकर आता है। ब्लंशली भी अपना काम पूरा कर लेता है और सर्जियस और पेटकॉफ उस आदेश को पहुंचाने के लिए निकल जाते हैं। रैना और ब्लंशली अब अकेले रह जाते हैं। रैना धीरे उससे कहती है कि तुमने उस बालकनी वाली रात की कहानी बाहर फैला दी। तो ब्लंशली माफ़ी मांगता है, कहता है कि मैंने यह बात सिर्फ एक व्यक्ति को बताई थी और मुझे लगा था कि वो मेरा दोस्त है और वो इस बात को राज रखेगा। रैना कहती है कि अगर सर्जियस को ऐसा पता चला तो वो तुम्हें द्वंद्व युद्ध में मार डालेगा। तो ब्लंशली नाटक करते हुए डरता है, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा है कि उसे ये मजाक लग रहा है, मानो सर्जियस उसे हरा ही नहीं सकता। रैना कहती है कि सर्जियस के साथ मेरा रिश्ता मेरी ज़िंदगी का एकमात्र सच्चा और महान हिस्सा है। तो ब्लंशली कहता है, लेकिन तुमने तो सर्जियस से झूठ बोला है हमारी मुलाकात के बारे में। हाँ, मैंने झूठ बोला था, लेकिन क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़िंदगी बचानी थी और तुम्हें तो इसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए।
फिर रैना उससे पूछती है कि तुमने मेरे चित्र के बारे में क्या सोचा? तो बुलंदशली कहता है कि कौन-सा चित्र? मुझे तो कोई चित्र नहीं मिला। तो रैना कहती है कि मैंने जब तुम गए थे तो कोट में अपना एक चित्र और एक छोटा-सा संदेश डाल दिया था। बुलंदशली कहता है लेकिन मैंने तो कभी कोट की जेब देखी ही नहीं और हो सकता है वह चित्र अभी भी उसी कोट की जेब में होगा। तो ये सुनकर रैना लगभग आँसुओं में डूब जाती है और कहती है कि काश मैं तुमसे कभी मिली ही नहीं होती। इसी बीच लूका अंदर आती है और बुलंदशली को कोई मैसेज देती है, लिखित मैसेज। बुलंदशली जब उस पत्र को खोलकर पढ़ता है तो गंभीरता से कहता है कि बहुत ही दुखद समाचार है, मेरे पिता की मृत्यु हो गई है और मुझे तुरंत घर लौटना होगा क्योंकि मेरे पिता के होटल्स की ज़िम्मेदारी अब मुझे ही सँभालनी होगी। वह लाइब्रेरी से बाहर चला जाता है। लूका कहती है कि बुलंदशली तो लगता है अपने पिता से ज़्यादा सर्बियन सैनिकों के करीब है। तो रैना बोलती है कि सैनिकों के पास शायद दुःख महसूस करने की कोई क्षमता ही नहीं होती और इतना कहकर रैना कमरे से निकल जाती है। अब निकोलस जो है कमरे में आता है, निकोला जो कि नौकर था और वो लूका के पास आने की कोशिश करता है लेकिन लूका उसे ठुकरा देती है। अब वो उसे सर्जियस द्वारा दिए गए पैसे भी देने की कोशिश करता है लेकिन लूका फिर कहती है कि तुम तो सिर्फ नौकर ही हो और तुम नौकर ही रहोगे, नौकर बनने के लिए ही पैदा हुए हो, लेकिन मैं नहीं हूँ और मैं तुम्हारी बीवी बनने से बेहतर तुम्हारी मालकिन रहना पसंद करूँगी। तभी सर्जियस कमरे में आता है तो निकोला वहाँ से चला जाता है। अब सर्जियस लूका के हाथ पर पड़े नीले निशान को देखता है और पूछता है कि क्या मैं ठीक कर दूँ? तो लूका कहती है कि अब तुम मौका खो चुके हो। फिर वह अचानक सवाल करती है कि क्या तुम सचमुच बहादुर हो? तो सर्जियस कहता है कि हाँ, अगर मुझे किसी चीज़ पे भरोसा है तो वह है मेरी बहादुरी। तो लूका उसकी आंखों में देखती है और कहती है कि तुम बहादुर नहीं हो कैप्टन। हिम्मत यह नहीं है कि तलवार उठाई जाए। सच्ची हिम्मत तो तब होती है जब कोई रानी या राजा अपने पद और प्रतिष्ठा को भूलकर सिर्फ प्यार के लिए शादी करे। सच्ची हिम्मत है अपने से नीचे समझे जाने वालों के बराबर खड़े होने की हिम्मत। और आप तो डरेंगे। अगर मुझ जैसी नौकरानी से प्यार भी हो गया तो शादी कैसे करेंगे? तो सर्जियस कहता है कि ऐसा नहीं है। अगर मैं तुमसे प्यार करता तो मैं सारी दुनिया से लड़ जाता, लेकिन मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता, मैं तो रैना से प्यार करता हूँ और तुम तो बस उससे जलती हो। तो लूका हंस पड़ती है और तीखे स्वर में कहती है कि रैना तो बुलंदशली से शादी करेगी और वो तुमसे 10 गुना बेहतर है। तो सर्जियस को बहुत गुस्सा आता है और गरज कर कहता है कि मैं उस स्विस को मार डालूंगा। लूका व्यंग से कहती है कि कहीं ऐसा न हो कि स्विस ही तुम्हें मार डाले। तो सर्जियस रुककर सोचता है और बोलता है कि नहीं, रैना ऐसा नहीं कर सकती, मैं ये कभी मान ही नहीं सकता। तो लूका पूछती है तो तुम्हें क्या लगता है कि रैना ये मान लेगी कि तुम मुझ जैसे नौकरानी को बाहों में भर सकते हो? अब यह सुनकर सर्जियस को गुस्सा आता है, वो अपने ही सीने पर हाथ मारता है। फिर लूका जाने लगती है तो सर्जियस उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम मेरी हो। तो लूका भड़क कर पूछती है कि क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो? तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? तो सर्जियस कहता है कि क्या मतलब है? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? मैं तुम्हें अपनी बाहों में ले चुका हूँ और अगर मैंने तुम्हें दोबारा छुआ तो जान लो कि मैं अपने मंगेतर को छू रहा हूँगा। तो यहाँ पर जो है सर्जियस उसे एक तरह से प्रॉमिस करता है कि अगर मैंने तुम्हें दोबारा छुआ तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा, मैं तुमसे एक एंगेजमेंट कर लूँगा। तो लूका कहती है कि ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूँगी और मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करूँगी। यह कहकर वह बाहर चली जाती है। सर्जियस अकेला खड़ा रह जाता है, कुछ सोच रहा होता है। तभी बुलंदशली आता है तो सर्जियस उसे चुनौती देते हुए कहता है कि मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध लड़ना चाहता हूँ। तो बुलंदशली हंस देता है और कहता है कि ठीक है, लेकिन इस खेल में तुम्हारी जीत की कोई संभावना नहीं है। तभी रैना वहाँ पर आती है, उसकी आंखों में घबराहट है, वो पूछे कि क्या है, तो क्या हो रहा है ये सब? तो सर्जियस उसे कहता है कि तुम इस स्विस से प्रेम करती हो? तो बुलंदशली कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो, ये सब बकवास है और रैना को तो ये भी नहीं पता कि मैं शादीशुदा हूँ भी या नहीं। तो रैना का चेहरा एकदम से उतर जाता है और वो पूछती है कि तो बताओ, क्या आप विवाहित हो? सर्जियस को यह देखकर बड़ा अजीब सा लगता है। वो कहता है कि देखो, ये तो रहा सबूत तुम्हारे प्रेम का। तो रैना कहती है कि तुम्हें यह बात उसी ने बताई होगी जिसने इसका रहस्य नहीं छुपाया। तो बुलंदशली कहता है कि नहीं, वो दोस्त तो अब दुनिया में नहीं रहा। तब सर्जियस कहता है कि मुझे यह बात लूका ने बताई है। तब रैना चौंक जाती है और कहते हैं कि अच्छा, तो फिर वो बात सही थी जो मैंने उस रात बगीचे में खिड़की से देखा था, वह सच था? एक्चुअली रैना ने सर्जियस को लूका की बाहों में देखा था। तो सर्जियस कहता है कि नहीं, मैं इस इंसान से नहीं लड़ सकता। बुलंदशली आदमी नहीं, ये तो एक मशीन है। तो रैना तीखे व्यंग में कहती है कि तो ठीक है, फिर तुम निकोला से लड़ लो क्योंकि वो तो लूका का मंगेतर है। सर्जियस फिर उठता है और लंबा भाषण देने लगता है, लेकिन बुलंदशली मुस्कुराता है और पूछता है लूका कहाँ है? तो रैना कहती है कि दरवाजे के पीछे खड़ी होगी, बातें सुन रही होगी। सर्जियस एकदम से दरवाज़ा खोलता है और सचमुच लूका अंदर आ जाती है। तो बुलंदशली शांत स्वर में बोलता है कि मैंने भी कान लगाए थे, लेकिन उस वक्त मेरी जान दांव पर थी। तो लूका कहती है और यहाँ पर मेरा प्रेम दांव पर है।
तो सरजस कहता है कि मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। रैना हंसती है और कहती है कि ये प्रेम नहीं है लूका, ये तो बस तुम्हारी जिज्ञासा है। तभी मेजर पेटकोव प्रवेश करते हैं वहाँ पर और सभी जो है अपने आप को सामान्य दिखाने की कोशिश करते हैं। मेजर हाथ में अपनी जैकेट थामे हैं। रैना कहती है कि पिताजी लाओ मैं आपको आपकी कोट पहनने में मदद कर दूँ। जैसे ही वह उनको कोट ठीक करती है वो जेब से अपना चित्र निकाल लेती है। लेकिन मेजर ने तो पहले ही वह फ़ोटो देख लिया था और वो रैना को बताते हैं कि मैंने तुम्हारा फ़ोटो देखा था अपने कोट में, देखो ये रहा। और वो जैसे ही जेब में हाथ डालते हैं तो वहाँ पर वो तस्वीर नहीं होती। फिर रैना को सच बताना पड़ता है कि ये चित्र तो ब्लंटशली के लिए था। ब्लंटशली भी मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लेता है कि वह वही स्विस भगोड़ा है जिसकी कहानी मेजर ने सुनी थी। अब इस तरह धीरे-धीरे सारी बातें सामने आ जाती है। इसी बीच निकोला आता है और कहता है कि लूका अब मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करती। तो ब्लंटशली कहता है कि निकोला तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें अपने होटल्स चलाने के लिए रखूँगा। तुम बहुत ही अच्छे आदमी हो। लूका सरजस से माफ़ी मांगती है। सरजस भी मान जाता है और उसका हाथ पकड़कर माफ़ी मांगने लगता है। तब लूका उसे याद दिलाती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर तुमने मुझे फिर से छुआ तो तुम मुझसे शादी कर लोगे। सरजस उसके कंधे पर हाथ डाल देता है और कहता है कि अब तुम मेरी हो। तभी कैथरीन आती है और सरजस और लूका को देखते हुए पूछती है कि ये क्या है, ये सब क्या हो रहा है। सरजस गर्व से कहता है कि मैं लूका से शादी करूंगा। ब्लंटशली उन्हें बधाई देता है। कैथरीन स्तब्ध रह जाती है। लूका रैना को कहती है कि रैना तुम परेशान मत हो, तुम तो ब्लंटशली से शादी कर लोगी। लेकिन ब्लंटशली कहता है कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ और एक 16-17 साल की लड़की का हाथ लेने के लायक नहीं हूँ। रैना मुस्कुराते हुए कहती है कि सच में तुम बहुत ही मूर्ख हो, मैं 17 की नहीं बल्कि 23 साल की हूँ। तभी ब्लंटशली फिर मेजर पेटकोव से पूछता है कि क्या मैं इसका प्रेमी बन सकता हूँ, यानी कि क्या मैं रैना से शादी कर सकता हूँ। तो ब्लंटशली फिर ये भी बताता है कि मुझे पिता से होटल्स की विरासत में बहुत बड़ी संपत्ति मिली है और मैं एक अच्छा पति बन सकता हूँ। रैना कहती है कि मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जो तुम मुझे खरीद लोगे और मैंने स्वीट्स अपने किसी स्विस सम्राट को नहीं दी थी। तो ब्लंटशली घुटनों के बल झुकता है और पूछता है तो तुमने किसे दी थी वो मिठाइयाँ। तो रैना प्रेम से जवाब देती है कि अपने चॉकलेट क्रीम सोल्जर को। ब्लंटशली खुशी से हटता है, उठकर सैन्य सम्मान के साथ सलाम करता है और विदा लेता है। अंत में सरजस का आखिरी सवाल होता है कि क्या आदमी है, और यहीं पर यह ड्रामा खत्म होता है।